नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पार्ट 2 का जो ज्योग्राफी है यानी भारत के लोक और अर्थव्यवस्था, उसके चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं और कितने पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ इसके पार्ट 1 के, यानी कि मानव भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो चैप्टर 1 है या चैप्टर 2 है, उसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई है। यानी 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनकी हमने चर्चाएं की हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर साथ ही साथ आपका राजनीति शास्त्र भी है तो उसके भी चैप्टर 1 के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक से ही चैप्टर 1 की हमने चर्चाएं की हुई है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग जो भारत के लोक और अर्थव्यवस्था है उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ पर पिछले 10 सालों में उनके पूछे जाने की संख्या क्या रही हुई है उसको यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जैसे हम क्लास से स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम लोग के सामने एक मोटिवेशनल लाइन होता है, कोटेशन होता है जो हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है। जैसे आज का है कि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। यानी कोई भी अपने आप को पढ़कर जब अपनी कमियों और अपनी खूबियों को जान लेता है तो वो कुछ भी सीख सकता है। वो जान सकता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, तो उन कमियों को दूर करके वो कुछ भी सीख सकता है। जैसे आपको अगर टॉपर बनना है और टॉपर बनने के लिए क्या आवश्यकता है, हमें टॉपर बनने के लिए हमारी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट्स है, कौन से सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक हैं, क्या आंसर राइटिंग मैं अच्छे से कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। जब आप ये इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अगर आप आंसर राइटिंग अच्छे प्रकार से नहीं कर रहे हैं, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, उसके लिए आप कार्य करना स्टार्ट करते हैं, उसको डे बाई डे उसको दूर करना स्टार्ट करते हैं और उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलना स्टार्ट करते हैं, तो आपका टॉपर बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। तो आज से आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज ही हम अपना तय करेंगे कि क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या मेरा वीक पॉइंट है, और जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको हम डे बाय डे दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि दिसंबर आते आते, फरवरी आते आते आप पूरा का पूरा आप अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल दीजिएगा और आपका टॉपर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा हुआ है पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का। ये वीडियो जो होने वाला है ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर होने वाला है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के, ये उन पर होने वाला है। इसके आने वाले वीडियोज में हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी देखेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2015 में एक इससे पूछा गया है, 2016 में एक पूछा गया है, 2017 की अगर बात करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2019 की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, 2020 की बात करें तो इसे 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं, और वही 2022 की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर केवल 2022 को छोड़ दिया जाए तो किसी भी साल इससे एक से 2 क्वेश्चन के अलावा और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। अब तक अगर देखा जाए ऊपर का ट्रेंड रहा हुआ है 2022 से पहले 1-2 और किसी साल वो भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 2022 में इससे 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय 4 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन 4 पूछे गए यहाँ पे। वही 2023, 24, 25 की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन ही क्या किए गए हैं, पूछे गए। अगर ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछने की यहाँ पर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल में आपको सिर्फ एक ही साल 2022 का साल जो देखने को मिलता है उसमें इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन वही अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कम से कम 6 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आप नहीं अगर कर पा रहे हैं तो आपका टॉपर बनने का सपना केवल सपना ही रह जाएगा, तो वो भी ना छूटे। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से 8 जिनकी संख्या होती है वो भी ना छूटे, इसके लिए हमें चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना होगा। और चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है,
हमें पता है, आप पढ़ लेंगे, आप इसका रिवाइज कर लेंगे और आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे। बस आपको आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको प्रॉपर किसी के गाइडेंस में रहकर आप आंसर राइटिंग कीजिए और दिखाइए उस व्यक्ति को, जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपके टीचर है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको दिखाइए कि क्या मेरा जो ये आंसर लिखा गया है ये प्रॉपर मैंने बिहार बोर्ड के पैमाने पर लिखा है या नहीं लिखा है। ये आप चेक कराइए और आंसर लिखते समय आप ऑनेस्ट रहिए। ये नहीं कि दूसरे के आंसर को लिखकर आप क्या कर रहे हैं कि उसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में दिखाते जा रहे हैं, तो आप वहां पर अपने इज्जत को बढ़ा सकते हैं और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर, और पहले नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले हमारा ये कंसेप्ट दिमाग में आता है कि ये लिंगानुपात होता क्या है, ये लिंगानुपात होता क्या है। तो आप जानते हैं और आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि लिंगानुपात कहा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है, फिर से सुनिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जैसे अगर हम भारत की लिंगानुपात की बात करें तो भारत की जो लिंगानुपात है वो है 943 पर 1000, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 943 ही स्त्रियां दिखाई देती हैं। 1000 पुरुषों पर केवल और केवल 943 ही स्त्रियां दिखाई देती हैं। चलिए, कम से कम इनमें जो बाकी बच जाते हैं, बाकी लोगों की तो 943 लोगों की शादी हो भी जाती है, लेकिन बाकी लोग जो बच जाते हैं वो नीले ड्रम में या शिलोंग या हनीमून मनाने से क्या होते हैं, बच जाते हैं, तो उनके जीवन बच जाते हैं। खैर, ये जोक्स है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये आपके हंसाने के लिए बोला जा रहा है। तो 943 यानी 1000 स्त्रियों पर केवल और केवल 943 ही स्त्रियां हैं। तो यही जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण रहा हुआ है भारत में, यही आपको मेंशन करना है, जो कि हमने मॉडल आंसर में इसका मेंशन किया हुआ है। मॉडल आंसर में हमने 3 कारणों को मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे 2 पूछा गया है, तो आप इनमें से अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कोई भी इसमें से 2 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए ये क्वेश्चन तो 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लिखेंगे कैसे, तो पहले शुरुआत करेंगे कि पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। अब यहां पर अगर आपके दिमाग में एक थोड़ा सा कंसेप्ट या कंफ्यूजन बन सकता है कि क्या सर यहां पे लिंगानुपात को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल नहीं, लिंगानुपात को परिभाषित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला क्या हो सकता है कि भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष शिशु अधिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, और पितृसत्तात्मक समाज में यहाँ पे जो लड़के होते हैं उन पे ज्यादा क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, और लड़कों को ही कुल का तारणहार और कुल का वंशज माना जाता है। और पहले ऐसा ही हुआ करता था, और लड़कियां हुआ करती थी तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे बहुत ज्यादा नीच घटनाएं दिखाई देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने बहुत सारे उसके लिए प्रावधान बनाकर, नियमों और कानून बनाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है, तब जाकर आपको इतना सुधार देखने को मिल रहा है ना। तो ये भी सुधार आपको पहले वाले समय में अगर जाकर देखिएगा, जनगणना 2011 से पहले यानी 2001 में आप देखिएगा तो ये भी बहुत ज्यादा गैप इसमें हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा ये क्या हो चुका है, सुधर चुका है। अगर दूसरा हम लिखें यहाँ पर, तो भारत में अनेक प्रदेशों में लड़कियों को भार बोझ माना जाता है, उनकी मृत्यु अधिक होती है। जैसे ही लड़की, बहुत सारे ऐसे भारत में राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज भी लड़कियों को बोझ ही जैसे देखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़कर ये सब चीजें गलत साबित करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो समाज की जो सोच है, इस समाज की सोच को परिवर्तित करने का काम कर रही हैं, और ये दिखा रही है कि लड़का हो या लड़की, कोई भी उससे मतलब नहीं है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, आप बस मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि लड़की हो गई तो अब हमें इसके दहेज के लिए, दहेज देने के लिए पैसा बटोरना पड़ेगा, और दहेज जब भी इसका शादी करने का समय होगा तो हमें दहेज देना पड़ेगा 20 लाख रुपया या 15 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, जो भी आपको दहेज देना है, तो आप तो पहले दहेज देना कानूनन अपराध है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो पैसा बचपन से ही उसके पढ़ाई पर, उसके एजुकेशन पर खर्चा कीजिएगा, तो आपको इन सारी चीजों को देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ये भी ध्यान देना है तो कि लड़कियां बोझ नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो राजस्थान में बहुत सारी घटनाएं पहले से व्याप्त हैं, और बहुत सारी कहानियां आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी कि बच्चियां
पैदा होती हैं लेकिन उनको 10-12 बरस तक बताया जाता है कि ये लड़के हैं, नहीं तो अगर बता दिया जाए, माता उनको बता दे कि ये लड़की है, तो उसी समय घर वालों उनके क्या करते थे, हत्या कर दिया जाता था, या कहीं पर उनको रख दिया जाता था, या कहीं भेज दिया जाता था। ये सब घटनाएं देखने को मिलती थी। तीसरा कारण है कि भारत में बाल विवाह होते ही और छोटी आयु में ही मातृत्व का भार वहन करने में अयोग्य होने के कारण बहुत सी लड़कियों की प्रसूति काल में ही मृत्यु हो जाती है। यानी डिलीवरी करते समय ही बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भारत में पहले बाल विवाह प्रथा हुआ करता था। यानी लड़की मां बनने योग्य नहीं है और मां बन जाती थी बहुत कम उम्र में, तो उस समय भी उसकी क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो इन सारी घटनाओं की वजह से भारत में आज आपको लिंगानुपात ऐसा देखने को मिलता है। भारत में आज ऐसा लिंगानुपात आपको देखने को मिलता। अब यहां पर 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा किस राज्य का लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा किस राज्य का लिंगानुपात है, तो आपको याद रखना है केरल का। और कितना है, तो 1084 का याद रखना है कि 1084 है। वहां पे स्त्रियों की संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। आपको ये याद रखना है कि केरल राज्य की स्त्रियों की संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। तो आपके दिमाग में आएगा कि केरल राज्य में क्या लड़कियों के जन्म पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। वहां पर और भी कारण बहुत सारे क्या करते हैं, मैटर करते हैं। जैसे आप प्रवास को ले लीजिए, तो वहां पे बहुत सारे जो पुरुष वर्ग है रोजगार की तलाश में सऊदी अरबिया में क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है और पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। तो ये सब चीजें दिखाई देती है। और सबसे जो कम आपको दिखाई देता है कहाँ का, हरियाणा का। कहाँ का दिखाई देता है, हरियाणा का। आपको ये याद रखने की जो आवश्यकता है, क्योंकि ये पूछेगा। और कितना है, तो 877 है। कितना है, 877 है। यानी 1000 पुरुषों पर केवल और केवल 877 ही वहां पर स्त्रियां हैं, 877 ही स्त्रियां हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि यहां पर भी वही सारी सोच क्या होती थी, पितृसत्तात्मक सोच बहुत सारा व्याप्त हुआ करता था। और यहां पर पुत्रों को ही सबसे ज्यादा यहां पर तवज्जो दिया गया। और वो स्त्रियां भी ये भूल गई, जैसे ही वो मां बनती गई या फिर सास के रूप में आई, तो वो स्त्रियां भी भूल गई कि हम स्त्री हैं और हम एक स्त्री की ही हत्या कर रहे हैं। ये सब चीजें वो क्या हो जाती है, भूल जाती है। और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध क्या होते हैं वहां पे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा लिंगानुपात क्या होता है, दिखाई जाता है। घरेलू हिंसा भी इसका कारण बन जाता है। दहेज प्रथा वाला जो सिस्टम है वो भी इसका कारण बन जाता है। तो आपको ये सारी बातें क्या रखनी है, याद रखनी है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे ज्यादा किस राज्य का है, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। सबसे कम किस राज्य का है, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात ज्यादा है और किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कम है। जब भी क्वेश्चन आपसे वीडियो में पूछा जा रहा है तो आप उसका कमेंट में जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, आपका रिवीजन होगा और आपका मनोबल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा एज इट इज हम लोगों ने उसको इंग्लिश में मेंशन किया है हमने। आप जो भी इंग्लिश के भाई बहन वाले हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं 2 व्यवसायिक संवर्गों का उल्लेख करें। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। 2019 के अलावा ये किसी साल में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो पहले ये बात आपको याद रखनी है। और यहां पर व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक अगर संरचना देखें तो हम लोग उसको प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो द्वितीयक क्रियाकलाप होता है उसमें हम लोग बांटते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप में। और तीसरी जो होती है वो होता है तृतीयक क्रियाकलाप। और तृतीयक क्रियाकलाप को ही और 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक जो होता है वो होता है चतुर्थक और एक जो होता है वो होता है पंचक होता है। तो इतने आधार पर व्यवसायिक संरचना में हम लोग बांटते हैं। लेकिन भारत में आपको ज्यादातर जो व्यक्ति होंगे आपको प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप में ही दिखाई देंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि से जो जुड़ा हुआ कार्य है वो सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो भारत में जो आधी जनसंख्या है आपको कृषि में दिखाई देगी। और दूसरा क्रियाकलाप जो होता है द्वितीय क्रियाकलाप, ये उद्योग संवर्ग से जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा और जो जनसंख्या आपको दिखाई देगी वो उद्योग संवर्ग में दिखाई देगी। तो आपको आंसर में इन्हीं दोनों को क्या करना है, मेंशन करना है। आप जैसे यहाँ मॉडल आंसर को देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है कि भारत में प्रमुख व्यवसायिक संवर्गों में से 2 हैं, कृषि संवर्ग और दूसरा है उद्योग संवर्ग। कृषि संवर्ग में किसान, खेतीहर, मजदूर और बागवानी से जुड़े लोग आते हैं। और अगर बात करें कृषि संवर्ग में कितने लोग आते हैं तो लगभग
45% से ज्यादा जनसंख्या हमारी कृषि संवर्ग में शामिल है। और अगर उद्योग संवर्ग की बात करें तो लगभग 11 से 12% जो जनसंख्या है वो हमारी उद्योग संवर्ग में शामिल है। आप यहां पर ये सारे दोनों बातें लिखने के बाद यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि कृषि संवर्ग में किसान, खेतिहर मजदूर और बागवानी से जुड़े लोग आते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे उद्योग संवर्ग को भी मेंशन कर सकते हैं कि उद्योग संवर्ग में कारखानों में काम करने वाले मजदूर, कारीगर और शिल्पकार शामिल होते हैं। बस आप इतना लिखिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हमारा एज इट इज इसका इंग्लिश है। तो जो भी इंग्लिश के भाई बहन है इसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप आंसर, मॉडल आंसर पढ़ सकते हैं कि हम क्या लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन लघुतरीय क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए भी मत याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, इसलिए भी याद रखिएगा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। केवल जनसंख्या घनत्व राज्यों का ही मत याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जो लोगों की संख्या है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, और जो निकल कर आएगा वो हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। वो क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जब भी जनसंख्या घनत्व को हम डिनोट करते हैं उसे हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में उसे हम लोग डिनोट करते हैं। उसे किसमें डिनोट करते हैं, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में उसे हम लोग डिनोट करते हैं। आप ये बातें याद रखिएगा। यहां पर आपको आंसर में देकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देकर यहां पर भुलाया जा सकता है। किसी में आपको दे देगा प्रति वर्ग किलोमीटर और किसी में आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में नहीं दे देगा, लेकिन जो नंबर है वो नंबर सेम दिया जा सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व को हमेशा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में ही दर्शाया जाता है। अगर हम यहां पर बात करें कि 2 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है भारत में, तो जो पहला राज्य है वो है हमारा बिहार, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा पश्चिम बंगाल, जिसकी जनसंख्या घनत्व है हमारी 10 से 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं और ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आंसर जब लिखेंगे तो आंसर लिखते समय कहां से शुरुआत करेंगे और क्या लिखेंगे। आंसर लिखते समय आपको लिखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि इस चैप्टर में या आपकी किताब में जो भी आपको डाटा दिए जाते हैं वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही दिया जाता है। अभी तक और कोई जनगणना नहीं हुआ है तो आपको 2011 के जनगणना के डाटा को ही याद रखना है। अब वर्तमान में जो गूगल पे दिखा है उसको आपको याद करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको वहां से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा और आप अगर वहां से टिक लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2011 के जनगणना को ही याद रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले घनत्व राज्य हैं। 2 जनसंख्या सबसे ज्यादा घनत्व वाले राज्य हैं। आपको ये लाइन ऊपर मेंशन करना है और फिर नीचे आपको उन दोनों राज्यों का नाम लिख देना है। अगर आप यहां पे और मेंशन कर सकते हैं, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इन राज्यों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और सीमित भूमि क्षेत्र के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होने के कारण आप पढ़े होंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो भी फैक्टर यहां पर क्या करते हैं कि मैटर रखता है। और साथ ही साथ ये कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र में हम उद्योग को नहीं बसा सकते हैं और जो कृषि युक्त भूमि है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो कृषि युक्त भूमि होने की वजह से जो जनसंख्या बढ़ रही है वो सीमित भूमि पर ही निवास करते हैं। तो भूमि भी सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो आपको जनसंख्या घनत्व ज्यादा वहां पर दिखाई देगा ही देगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है और साथ ही साथ किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम है। आपको ये कमेंट में करके जवाब देना है, इसका आंसर देना है। आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे इसका हमारा आंसर इंग्लिश में दिया गया है एज इट इज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। या यही क्वेश्चन जो है 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। यही क्वेश्चन है, एक और तरीके से पूछ सकता है कि भारत में श्रमिक जनसंख्या के संगठन को बताइए। भारत में श्रमिक जनसंख्या के संगठन को बताइए, ये भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब भी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक को पूछ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर को ही बताना है। लेकिन अगर वहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में श्रमिक जनसंख्या को बताइए, जनसंख्या संगठन को बताइए, तो आपको यहां पे मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिकों की भी जनसंख्या को बताना है और वहां पे भी आपको मेंशन करना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो श्रमिक जनसंख्या संगठन है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक जो होता है मुख्य श्रमिक होते हैं, एक जो होते हैं सीमांत श्रमिक होते हैं, एक जो होते हैं अश्रमिक होते हैं। मुख्य श्रमिक वैसे होते हैं जो 183 दिन उससे ज्यादा काम किए रहते हैं एक साल में, यानी 365 दिनों में, तो उन्हें हम लोग मुख्य श्रमिक में डालते हैं। और सीमांत श्रमिक में किसे हम लोग डालते हैं, जो कि 183 दिन से कम काम किए हुए रहते हैं, कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप कम किए रहते हैं एक सालों में, उन्हें हम सीमांत श्रमिक में डालते हैं। और अश्रमिक जो होते हैं वो ऐसे ही बेले जो घूमते हुए रहते हैं, जो नल्ले होते हैं, ठीक है, उन्हें अश्रमिक में डालते हैं। केवल अश्रमिक में उन्हें ही नहीं डालते हैं, यहां पर हम लोग बच्चों को और साथ ही साथ वृद्धों की जो जनसंख्या है वो भी अश्रमिक में ही डाला जाता है, क्योंकि वो भी कार्यशील जनसंख्या नहीं है। मुख्य श्रमिक में और सीमांत श्रमिक में आपको कार्यशील जनसंख्या आती है। जो कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 15 से जो 59 वर्ष के आयु वाले जो लोग हैं वो सब किस में आते हैं, कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। और कार्यशील जनसंख्या को ही हम लोग मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में बांटते हैं। और अश्रमिक जो होते हैं, अश्रमिक इसी में से जो कुछ काम करने वाले नहीं होते हैं, जो तथाकथित बेरोजगार होते हैं, उनको भी हम अश्रमिक में यहां पर क्या करते हैं, रख देते हैं। बस आपको अगर आंसर लिखना है तो आंसर कैसे लिखना है कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा रहा है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जनसंख्या संगठन को बताइए, तो आपको यहां पर यह मेंशन करना है। जैसे पहला है हमारा मुख्य श्रमिक, तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य करता रहता है, यानी किसी न किसी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में लगा है, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक किसी में भी लगा हुआ है वो। दूसरा सीमांत श्रमिक, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम में करता है। और अश्रमिक वैसे व्यक्ति होते हैं जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है और अपने भरण पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो अश्रमिक होते हैं, वो आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है। वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहते हैं, किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। बस आपको इतना क्या करना है, मेंशन करना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप उसको देख सकते हैं कि इंग्लिश में उसको मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें। और ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया और ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। फिर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि सर ये तो विश्व की जनसंख्या वाला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मानव भूगोल का जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, वहां पे भी ये पढ़ने को मिलता है, यहाँ पे भी वो पढ़ने को मिलता है क्या? हाँ। अब वहां और यहाँ इन दोनों का कंसेप्ट, इन दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है ये दोनों। बस अंतर ये है कि वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से दिया गया और ये भारत के पर्सपेक्टिव से दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ अंतर यही है। तो इसलिए आपको दोनों जगह पर इसको क्या रखना है, याद रखना है, और एक तरीके से आपका ये रिवाइज्ड हो जाता है। जन्म दर हम किसे बोलते हैं? जो 1000 प्रति 1000 जनसंख्या पे जो एक वर्ष में जीवित बच्चों की जो जनसंख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जन्म दर बोलते हैं। और 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मृतकों की जो संख्या है उसे हम लोग क्या करते हैं? मृत्यु दर बोलते हैं। अब देखिए, जन्म दर में हम केवल जन्म लेने वाले शिशुओं को ही हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। लेकिन मृत्यु दर में हम लोग क्या करते हैं? बुजुर्गों को भी काउंट करते हैं, उसमें हम बच्चों को भी काउंट करते हैं। यानी जो टोटल जनसंख्या है उसमें से जो 1000 में जो मृतकों की जो जनसंख्या है एक वर्ष में, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? काउंट करते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा क्या? यहाँ
पे गणना करने वाला सूत्र को भी लिखने की आवश्यकता है? नहीं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों को, जो भी आपने जन्म दर और मृत्यु दर का जो आपने परिभाषा पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ही मेंशन कर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर मॉडल आंसर की बात करें तो हमने बताया आपको कि जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या होती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है, जबकि मृत्यु दर 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या होती है, जिससे जनसंख्या क्या होती है? घटती है। आप याद रखिएगा, जननांकीय संक्रमण की अवस्था आपके दिमाग में आ रहा होगा। जन्म दर जैसे ही क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा, जनसंख्या वृद्धि होगा। जन्म दर जैसे ही कम होगा, जनसंख्या ह्रास होगा। मृत्यु दर जैसे बढ़ेगा, जनसंख्या ह्रास होगा। मृत्यु दर जैसे ही घटेगा, जनसंख्या वृद्धि आपको क्या होगा? दिखाई देता है। ये बातें आप याद रखिएगा। और जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जब समान हो जाते हैं तो वहां पे स्थिर जनसंख्या का कंसेप्ट बन जाता है। और एक और कार्य करता है स्थिर जनसंख्या के कंसेप्ट में, प्रवास भी काम करता है। यानी आवागमन की जो प्रक्रिया है वो भी जब नगण्य हो जाती है तो वहां पे स्थिर जनसंख्या, उस क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या होती है, स्थिर जनसंख्या में आ जाती है। वो चाहे वो कोई क्षेत्र है, चाहे वो कोई देश है, उससे कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे उसी को एज इट इज यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न वही आ गया कि स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, जो कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी किसी देश की वैसी जनसंख्या जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो चुके हैं? समान हो चुके हैं, दोनों एक बराबर हो चुके हैं, तो उसको हम लोग स्थिर जनसंख्या का कंसेप्ट बोलते हैं। लेकिन यहां पर यह भी याद रखना है कि केवल जन्म दर और मृत्यु दर समान नहीं होना चाहिए, इसमें प्रवासन भी क्या होना चाहिए? जो आवागमन की जो प्रक्रिया है, जो प्रवास की प्रक्रिया है, वो भी क्या होती है? समान होना चाहिए। वो भी नगण्य, एकदम जीरो होना चाहिए, तब जाकर स्थिर जनसंख्या का कंसेप्ट बनता है। नहीं तो आपने पढ़ा होगा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन तीनों की ही वजह से कहीं की जनसंख्या बढ़ती है और घटती है। ठीक है, तो स्थिर जनसंख्या का कंसेप्ट होने के लिए तीनों को समान होने की आवश्यकता है, जो कि यहां पर हमने आंसर में, अगर मॉडल आंसर की बात करें तो क्या लिखा है कि जब किसी देश या क्षेत्र के जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाती है और प्रवासन यानी जो आवागमन की प्रक्रिया है उसका प्रभाव नगण्य होता है, तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि या कमी नहीं होती है। इसे ही स्थिर जनसंख्या कहा जाता है। आप इतना मेंशन कर सकते हैं। और इसमें एक और लाइन मेंशन कर सकते हैं कि इसमें जनसंख्या संतुलित रहती है। जनसंख्या जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है? संतुलित होती है, ना ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा घटती है, ना ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा घटती है। बस आपको इतना क्या कीजिएगा? मेंशन कीजिएगा, और आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे उसको इंग्लिश में एज इट इज मेंशन किए हैं। और नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वो नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्षरता को परिभाषित कीजिए, यानी किसे हम साक्षर व्यक्ति कह सकते हैं, ये आप बताइए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साक्षरता से आपका क्या अभिप्राय है, साक्षरता से आपका क्या आशय है, या साक्षरता क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पूछा गया कि साक्षरता को परिभाषित कीजिए। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साक्षरता का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो सामान्य भाषा में पढ़ने, लिखने और सामान्य गणना करने की जिसके अंदर क्षमता होती है, उसको हम साक्षर व्यक्ति बोलते हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 7 वर्ष से जो ज़्यादा आयु वाले जो होते हैं, या 7 वर्ष के जो हो चुके हैं, और या 7 वर्ष से जो अधिक आयु वाले जो लोग हैं, अगर वो पढ़ने और लिखने और उनमें गणना करने की क्षमता है सामान्य भाषा में, तो उन्हें हम साक्षर व्यक्ति में काउंट करते हैं। और अगर 1951 और 1900 अब मतलब 2011 की जनगणना की अगर तुलना करें तो 1951 में जो हमारी साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 18.33% हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो साक्षरता दर है वो बढ़कर हो चुका है 74.04%। 1951 में अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर तो वो 27% हुआ करता था, और स्त्री साक्षरता दर 8% हुआ करता था, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये बढ़कर कितना हो चुका है? 82.14%। और स्त्री जनसंख्या जो यहाँ पर है साक्षरता दर, उसकी हो चुकी है 65.46%। अब देखिए, जो अब जनगणना होने वाला है, जो कि 2021 में होने वाला था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, जो अब जनगणना होने वाला है, यहाँ पर यह साक्षरता दर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 100% लिटरेसी रेट क्या हो?
पाई जाए। और स्त्री और पुरुष में जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्त्रियों की साक्षरता दर कम है, वो यहाँ पर क्या हो जाए, समान हो जाए। स्त्री और पुरुष की जो साक्षरता दर है दोनों यहाँ पर समान हो जाए। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखनी है कि भारत की साक्षरता दर है 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि सारे आपको डाटा 2011 के जनगणना के अनुसार ही याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14%। स्त्री साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46%। या यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर ज्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो केरल राज्य है इसकी क्या है, साक्षरता दर ज्यादा है, और वो कितना है, तो वो यहाँ पर लगभग 96% साक्षरता दर यहाँ पर क्या हो रहा है, पाया जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन हालिया कुछ आप रिपोर्ट देखे होंगे और न्यूज आप देखते होंगे, तो वहां पे देखते होंगे कि मिजोरम को 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया हुआ है, तो उस राज्य को हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। अगर वहां पर वो मेंशन कर दे, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर दे कि 2024 में किस राज्य को 100% साक्षरता दर वाला घोषित किया गया है, तो आप वहां पे मिजोरम को क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और किसी भी चीज को टिक क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज जो है हमारा वो इंग्लिश में है। नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश में यहां पर दिया गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये याद रखना है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि, जैसे जनसंख्या आज हम विश्व के पहले जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, तो ये इसका वृद्धि करने का जो कार्यकाल है ये क्या रहा हुआ है और कितनी अवधियों में इसे हम बांटते हैं, आपको ये यहाँ पर बताने की आवश्यकता है। तो आपको याद रखना है कि 1901 से लेकर 1921 ये प्रथम अवधि है, 1921 से लेकर 1951 ये द्वितीय अवधि है, और 1951 से लेकर 1981 ये तृतीय अवधि है, और चतुर्थी अवधि है 1981 से लेकर अब तक। और जो पहला अवधि है वो स्थिर जनसंख्या का अवधि होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। मृत्यु दर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मृत्यु दर ज्यादा और जन्म दर बहुत ज्यादा यहाँ पर कम होगा, तो स्थिर जनसंख्या का कंसेप्ट बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है इस अवधि में, क्योंकि इस अवधि में महामारी बहुत ज्यादा फैली हुई रहती है, अकाल बहुत ज्यादा पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, युद्ध जैसी बहुत सारी स्थितियां बनती रहती हैं। और भारत में आपको तो पता होना चाहिए कि भारत वाला जो ये वाला अवधि है ये गुलाम वाली अवधि है, यानी इस समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो इसमें हमारी जनसंख्या बढ़ने का कोई कंसेप्ट ही क्या होता है, नहीं बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी अवधि की, तो दूसरी जो अवधि है यहाँ पर मृत्यु दर में कमी आने लगी, लेकिन जन्म दर अधिक रही, जिससे हल्की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि अब धीरे धीरे हम स्वास्थ्य पर काम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम स्वास्थ्य पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मृत्यु दर क्या होना स्टार्ट होती है, कम होना स्टार्ट होती है। तीसरी अवधि की अगर हम बात करें तो इसे जनसंख्या विस्फोट का अवधि बोला जाता है, जो कि 1951 से 1981 तक होता है। यहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से क्या होती है, विस्फोट करती है। जैसे कैसे बम विस्फोट करता है, तो उसी प्रकार से जनसंख्या हमारी तीव्र गति से विस्फोट करती है। क्यों विस्फोट करती है, तो 1951 के बाद अब तो आज़ादी के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ना है, तो शायद हो सकता है कि लोगों के पास कोई काम ना हो तो जनसंख्या वृद्धि का काम करती हो। लेकिन पार्ट्स ऑफ जोक ऐसा नहीं है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस काल में चिकित्सा सुविधाओं पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या बढ़ने का और एक कारण हो सकता है अशिक्षित, यानी यहाँ पे शिक्षित लोगों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी। अभी हमने पीछे आपको बताया कि 1951 में साक्षरता दर मात्र कितना था, लगभग 19% ही हुआ करता था, उससे ज़्यादा हमारा साक्षरता दर नहीं था। ये बातें आपको याद रखनी है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर क्या होता है कि इस काल में जनसंख्या विस्फोट की अवधि बोला जाता है। और इस काल में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में भारी गिरावट आई, पर जन्म दर अधिक रहा। परिणाम स्वरूप जनसंख्या तेजी से क्या होती है कि बढ़ती है। जनसंख्या तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। आपको ये मेंशन करना है। और चौथी अवधि में आपको बताना है कि अब तक यह 1981 से लेकर अब तक है कि वृद्धि की गति में क्या आती है, कमी आती है, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, अब बात करना स्टार्ट करते हैं
परिवार नियोजन की बात करते हैं, यहाँ पे शिक्षा की बात की जाती है, यहाँ पे जन जागरूकता के कारण जो होता है वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आने लगती है, पर जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है और हम लोग विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। लेकिन यह भी याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अभी भी हम दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं और हमारी जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। आपको ये बातें याद रखनी है। बस इतना ही आपको क्या करना है, अपने आंसर में मेंशन कर देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पेज पे हमने उसके इंग्लिश वाले को हमने यहाँ पर इंग्लिश आंसर को मेंशन किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन क्या है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया ये क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया कि जनसंख्या संगठन क्या है। तो देखिए, जब जनसंख्या को हम धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जब जनसंख्या को हम शिक्षा के आधार पे यानी साक्षरता दर के आधार पे, जब हम लिंग के आधार पे, जब जनसंख्या का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। यानी जब जनसंख्या को हम भाषा के आधार पर अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे भाषाई संगठन बोला जाता है। जब जनसंख्या को हम धर्म के आधार पर अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे धार्मिक संगठन बोला जाता है। और जब इन सब को एक साथ में मिलाकर हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। आपको यही बातें क्या करनी है, यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर बात करें मॉडल आंसर की, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जनसंख्या संगठन से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की संरचना या बनावट से है। इसमें जनसंख्या को विभिन्न आधारों पर विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, जैसे आयु के आधार पे। जब हम जनसंख्या को आयु के आधार पे पढ़ते हैं, जब हम जनसंख्या को लिंग के आधार पे बांट के पढ़ते हैं, यानी कितने यहाँ पे पुरुष और कितने यहाँ पर स्त्री हैं, जब यहाँ पर हम साक्षरता के आधार पर जनसंख्या को बांटते हैं कि कितने प्रतिशत साक्षर हैं, कितने प्रतिशत यहाँ पे निरक्षर हैं, जब जनसंख्या को हम व्यवसाय के आधार पर बांटते हैं, यानी कितने प्रतिशत यहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में लगे हैं, तृतीय क्रियाकलाप में लगे हैं, ये इस आधार पर बांट के पढ़ते हैं। या जब जनसंख्या को हम धर्म के आधार पर बांट कर पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन से बहुसंख्यक में है, कौन से अल्पसंख्यक में है, कितने प्रतिशत किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो या जब जनसंख्या को हम भाषा के आधार पर पढ़ते हैं, यानी कि जनसंख्या को हम पढ़ रहे हैं कि कितने प्रतिशत कौन सी भाषा बोलने वाले किस परिवार समूह के लोग यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं, तो उसी को हम लोग जनसंख्या संगठन का नाम देते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है और उसकी सामाजिक आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। अब जनसंख्या संगठन से हमें उसकी सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, हमें उसके लिए सरकार को उसके लिए कौन से नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पता चलती है जब जनसंख्या संगठन को पढ़ते हैं तब। आपको बस इतना ही क्या करना है, इसमें इसके आंसर को लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ऊपर के लाइन में हमने जनसंख्या संगठन किसे कहा जाता है ये बताया, नीचे हमने बताया कि जनसंख्या संगठन पढ़ते हैं या करते हैं जब उसका अध्ययन करते हैं, जब हम जनसंख्या को आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, साक्षरता के आधार पे, भाषा के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे क्या हमें फायदा होता है, किस चीज में हमें मदद मिलती है, ये हमने नीचे के एक लाइन में मेंशन किया है। तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने ये जो चैप्टर में होगा उस चैप्टर में ही पढ़ा होगा, तो जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी पढ़े हैं आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ें, यही कंसेप्ट आपको परिभाषित क्या किया जाएगा, दिया जाएगा जनसंख्या संगठन में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज उसी को इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या करते हैं, क्या समझते हैं। देखिए, श्रमजीवी जनसंख्या संगठन वैसी जनसंख्या के वर्ग को बोला जाता है जो किसी न किसी प्रकार के अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के आर्थिक गतिविधि में लगी हुई रहती है, तो उसे ही हम श्रमजीवी जनसंख्या संगठन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पर हम क्या करते हैं, जनसंख्या को कार्य करने के आधार पर बांटते हैं। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि भारत में श्रमजीवी जनसंख्या संगठन को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 3 वर्गों में हम लोगों ने पढ़ा था, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक हुआ करते थे। तो वही यहां पर पूछा जा रहा है कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केवल
शब्दों की हेरा फेरी की जाएगी, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर उसका क्या करना है, केवल और केवल परिभाषा लिख देना, और जैसे ही आप परिभाषा लिखते हैं आपका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे अब इसका मॉडल आंसर की अगर बात करें तो श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न क्या होती है, रहती है। चाहे वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहें, चाहे वो द्वितीयक क्रियाकलाप कहें, चाहे वो तृतीयक क्रियाकलाप करें, चाहे चतुर्थक या पंचक, किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में अपनी आजीविका चलाने के लिए वो क्या होती है, लगी रहती है। आगे इसमें लिख सकते हैं कि इसमें किसान, मजदूर, कारीगर, कर्मचारी, व्यापारी इत्यादि आदि हैं। इसे आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या भी कहा जाता है। इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और किन किन व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये हमें क्या होता है कि जब भी हम श्रमजीवी जनसंख्या संगठन को पढ़ रहे होते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग कौन कौन से कार्य में, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, और कितने प्रतिशत लोग अश्रमिक हैं, और कितने प्रतिशत लोग मुख्य श्रमिक में आते हैं, और कितने प्रतिशत लोग सीमांत श्रमिक में आते हैं। इसके ये बारे में हमें पता चलता है जब भी हम ये अध्ययन करते हैं। तो बस इतना आप मेंशन कीजिएगा, आपका 2 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हमने इसको इंग्लिश में मेंशन किया है। अब देखिए, यही टोटली जो 10 क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में अभी तक इस चैप्टर से, यानी जो भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाले का जो चैप्टर नंबर 1 है, इससे सिर्फ और सिर्फ यही 10 क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। इसके अलावा और कोई भी 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब आपको देखने की यह आवश्यकता और समझने की यह आवश्यकता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पिछले 10 साल से पूछे गए हैं वो 1 से 2 उनकी संख्या रही हुई है। केवल और केवल 2022 में ही इससे 4 क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। इसके अलावा और किसी भी साल में अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, ये याद रखना है कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है, कम से कम 8 से 9 क्या करेगा, पूछेगा। तो आपको इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। अब तक हमने ये बातें बता दी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी संख्या क्या रहती है क्वेश्चन पूछने की, और अब तक कितने संख्या में क्वेश्चन यहाँ पर 2015 से लेकर 2025 तक में, यानी पिछले 10 वर्षों में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे, उसका हम आंसर देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं।